नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर पिछले अब 5 दिन हो गए हैं तब से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए एक हाई पावर अमेरिकन ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा भी कर लिया गया और इस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हर्क्यूलिस C-130 विमान से यहां लाया गया और इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के ज़रिए बात हो रही है। पाइप के ज़रिए ये ऑक्सीजन, पानी, दवाइयाँ और खाने का सामान पहुँचाया जा रहा है। और आज केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी घटनास्थल पर पहुँचे और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है उन्होंने। और आपको बता दें, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अंशु मनीष खुलको ने NDTV से खास बातचीत में जानकारी दी कि दूसरे पाइप की वेल्डिंग शुरू हो चुकी है और उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। आइए सुनते हैं बातचीत पहले। लगातार 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके। हमारे साथ NHIDCL के डायरेक्टर सर मौजूद है। अंशु सर, किस तरीके से अभी फ़िलहाल क्या करंट पोजीशन है, हम कितना अंदर ड्रिल कर पाए हैं, पहले वो जानकारी दें। जहाँ तक कि ड्रिलिंग की बात है, करीब 4.5 से 5 मीटर अब जिस वक्त में मैं खड़ा हूँ वो हो चुका है। दूसरे पाइप का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, तो उससे वेल्डिंग किया जा रहा है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये आगे काफ़ी लंबे लेंथ में से पुश करना है, तो हम इंश्योर करते हैं कि वेल्डिंग अच्छे से। तो वेल्डिंग के समय जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम लगता है। तो अभी वेल्डिंग सेकंड की चालू है। जब मुझे लगता है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद हो भी गई है। सर, ये अच्छी बात है कि दूसरा पाइप भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो जा रहा है। कितना समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू अभी फ़िलहाल चीज़ें आपने देखी होगी, और कितना समय लग सकता है एक एक्यूरेट आप सब इंजीनियर और लगा रहे होंगे, कितना टाइम का? देखिए, जब इस तरह की चीज़ होती है, जो चीज़ निश्चित नहीं है, तो मैं कोई भी समय आपको बताऊं, वो मेरे ख्याल से कोई भी टाइमलाइन नहीं हो सकती इस चीज़, क्योंकि हर वक्त हमें कोई नया चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। पहले हमें लगा कि हमने 21 मीटर आगे चले गए, तो अचानक से मलबा आया और हम 21 मीटर पीछे हो गए। तो पहले हमारा 40 मीटर था, वो 60 से 70 मीटर हो गया। अच्छा सर, अभी सेहत कैसी है उनकी और किस तरीके से उनको फूड दिया जा रहा है? आपकी बात, क्योंकि आप भी जा रहे हो, मेंटली उनको भी मजबूत कर रहे हैं, क्या है सेहत उनकी? नहीं, सेहत एकदम बढ़िया है उनकी। अभी आपको उड़ीसा के अधिकारी आए थे, लेबर कमिश्नर साहब थे, उनने आपसे बात भी किया और हेल एंड हार्टी है। इनफैक्ट कल जब उनसे किसी की हमने बात कराई थी, झारखंड के अफसर आए थे, तो उनने जब पूछा कि फला फला ये कहाँ है, हमारी बात करा दीजिए, तो आपको बड़े अच्छे वो बताऊं कि वो उनने कहा कि नहीं, वो थोड़ा आगे गए हैं। तो अंदर करीब 2 किलोमीटर लंबी टनल है, जिसमें पाइप है, मतलब हवा है, लाइट है, सब चीज़ है। तो वो लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, और मेंटल उनकी कंडीशन भी अच्छी है। तो कोशिशें जारी हैं। उधर अतुल करवाल DG NDRF से हमने कुछ देर पहले बातचीत की। आइए बातचीत आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उस पर और जानकारी के लिए महानिदेशक NDRF अतुल करवाल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, 5वां दिन आज हो गया है, क्या स्थिति इस समय वहां पर? इस समय जो अमेरिकन ऑगर मशीन दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स ने वहां पहुंचाई है, वो कार्यरत हो गई है और पहली कुछ पाइप्स का रास्ता बना दिया गया है। तो उसकी जो स्पीड है उसके मुताबिक वो मशीन चल रही है 5 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आशा है कि जल्दी हम उस छोर तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सर। तो अगर आप प्रक्रिया पर देखें, क्योंकि ये दूसरा तकनीक थी जो हम लोगों ने अपनाई आज, तो उस लिहाज से किस तरह से ये काम करेगी? जिस तरह से आप बोल रहे हैं 5 मीटर प्रति घंटा, क्या आप लोगों का आंकलन है? जिस तरह से बार बार पहले कोशिश हो रही थी तो मिट्टी रबल गिर रहा था उसका, तो किस तरह से काम कर रही है, या आपका असेसमेंट क्या है? ये मशीन एक 800 मिलीमीटर के डायमीटर की पाइप रबल के थ्रू पुश करती है। अंदाजन 2.5 फुट की अगर आप कहें विड्थ है उस ट्यूब की, और वो पाइप पुश करते करते एक बाद एक पाइप को अटैच करती रहती है, और धीरे धीरे उन पाइप्स का एक पूरा कॉलम एक उस छोर निकल जाता है, तो उसमें से प्रवेश करके पाइप के थ्रू क्रॉल करके लोग बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। अब ये, जैसा आपने कहा, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर 70 मीटर का डेब्री है तो 10 घंटे में 12 घंटे में 60-70 मीटर हम कवर कर पाएंगे।
लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रास्ते में कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। लोहे की रॉड जो छत में थी वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि वो शायद दब गई हो मलबे में। बड़े पत्थर आ सकते हैं रास्ते में। तो उन्हें क्लियर करने के लिए हमारी तैयारी ये है कि जरूरत पड़े तो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स अपनी इक्विपमेंट के साथ में, अगर उनको सामने आयरन रॉड्स मिलती हैं उसको काटने की औजार उनके पास हैं, अगर सामने बड़ा पत्थर आ गया है उसको तोड़ने के औजार उनके पास हैं, तो रेस्क्यूअर्स की ये तैयारी है कि वो इस तरह घुस के टनल जो बन रही है पाइप के जरिए से उसका रास्ता क्लियर करते रहें। तो थोड़ा और अधिक समय लगने की पॉसिबिलिटी इसमें है। बिल्कुल पूरी हमें उम्मीद है कि बिल्कुल सब ठीक होगा, सुरक्षित बाहर आएंगे। कहा यह जा रहा है कि हम हमारे जो मजदूर या लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे संपर्क साधा हुआ है, उनको सामग्री खाने पीने की पहुँचाई जा रही है, ऑक्सीजन भी पहुँचाया जा रहा है। सर उस लिहाज से थोड़ा अपडेट दे दीजिए, क्या क्या हो रहा है। जी, कुछ समय पहले एक 6 इंच के डायमीटर की पाइप से रास्ता उधर वहां तक पहुंचा दी गई थी, और उसके थ्रू पानी हवा के प्रेशर से वो खाना पानी दवाइयां वगैरह उधर पहुंचा रहे हैं। उसी पाइप के जरिए थोड़ी बातचीत भी हो पाती है, और उस तरफ लाइट है, और उस तरफ का जो एरिया है वहाँ टनल 2 किलोमीटर आगे तक है। इसलिए वहाँ एक बहुत घुटा हुआ एरिया या बहुत कम एरिया नहीं है, उनके पास जगह है, पीछे लाइट है, खाना है, मेडिसिन है, ऑक्सीजन इसके थ्रू सप्लाई करते हैं ताकि उधर का एरिया जो है वो घुटन वाला ना महसूस हो उनको। तो जितनी भी जीवन की निर्वाह के लिए जरूरत हो सकती है कम समय के लिए, वो सारी चीजें उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मोटिवेशन मोरल के लिए बातचीत होती रहती है ताकि उनकी स्पिरिट्स हाई रहें। तो मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेस जरूर होगा इस तरह की स्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को अभी तक कोई इंजरी या कोई जान हानि का कोई नुकसान इस तरह का नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कोई जानहानि जान का नुकसान नहीं होगा सर। लेकिन ये जिस तरह से आपने बताया कि अगर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो इतनी घुटन वाली स्थिति नहीं होगी। विदेशों में कुछ इस तरह के जब मामले सामने आए, कई दिनों तक लोग फंसे रहे, बट उन तक पहुंच पाना या उन तक खाना कुछ खाने के लिए पहुंचा देना, हौसला बनाए रखना, उस लिहाज से भी काम किया जाता है। तो एक तरफ आप तकनीकी कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ से इनका हौसला बनाए रखने के लिए क्या क्या और हो रहा है? उसके लिए काफी उनसे बातचीत रहती है। घर वालों के बारे में, घर वालों को बताया जाता है उनके बारे में कि वो ठीक हैं, उनको बता दिया जाता है कि आप ठीक हैं, हम आ रहे हैं। जैसे काम शुरू हुआ तब उनको इत्तला की गई कि काम शुरू हो गया है, अब हम पाइप के जरिए एक सुरंग बना रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो ये चीजें उनको बताई जाती हैं, तो उनको पता है कि जितनी भी ताकत है, चाहे वो इक्विपमेंट की हो चाहे एक्सपर्ट्स की हो, उसको वहां मुहैया करवाया गया है, और उनकी जान बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास हो रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जो इन कठिन परिस्थितियों में काम भी करते हैं थोड़े सख्त जान होते हैं, इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हौसला उनका बना रहेगा। बिल्कुल सर, ये भी कहा सुनने में आया था कि विदेश से कोई टीम, मलेशिया कहीं से किसी टीम से संपर्क किया गया है, क्या कुछ ऐसा है? जी, थाईलैंड में कुछ समय पहले केव्स में एक पूरी फुटबॉल की टीम बच्चों की उनके कोच के साथ गई थी, जिसको स्कूबा डाइवर्स ने फिर अंदर घुस के उनको पानी के जरिए से निकाला था। वो एक बहुत अच्छा रेस्क्यू था। उनसे बातचीत चल रही है। नॉर्वे में एक ऐसी एक्सपर्टीज रखने वाली संस्था है जिसको इस तरह के रेस्क्यू में कुछ एक्सपर्टीज है, महारत है, उनसे बातचीत चल रही है। तो एक प्रयत्न है कि हम इस सिचुएशन से, इस स्थिति से निपटने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक्सपर्ट से सीख पाए, कुछ और इसमें हम कर पाए, तो वो प्रयत्न इन पैरेलल जारी है। सर बातचीत जारी है कि वो कोई टीम मेंबर यहाँ पे आएंगे, उस लिहाज से कुछ आप अगर बता पाए तो? अभी उनको लाने का कोई प्लान मुझे लगता है नहीं है, लेकिन उनसे बातचीत है और जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लिया जाएगा। जी, आखिरी सवाल ये, जिस तरह से आपने बताया एक असेसमेंट आपने कहा था कि 10 से 11 घंटे लग सकते हैं, समय सीमा पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंत में एक बार फिर से ओवरऑल जो परिवार वाले सुन रहे हैं या लोग सुन रहे हैं, क्या आप कहेंगे? मुझे लगता है कि 24 घंटे वहाँ काम चल रहा है। जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जिस एक्सपोर्ट की भी जरूरत है, सब वहाँ उपलब्ध हैं, बेस्ट मशीनरी वहाँ उपलब्ध है। तो हम ये आशा रखें कि हम इस गति से आगे बढ़ते रहेंगे। छोटे मोटी अड़चने आनी मुमकिन है, जिसका मैंने उल्लेख किया। हम लोग तैयार हैं, हमारे पास वो एक्सपर्टीज और वो इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो मुझे आशा है कि 10-12 जी जी, ये भी मैंने सुना है कि जी, सॉरी आशा है कि ये काम जल्दी पूरा हो पाएगा। माफ कीजिएगा। जी,
ये भी कहीं पड़ा कि पास में एक बगल में ही एक हॉस्पिटल टाइप सिचुएशन बना दी गई है, क्योंकि कुछ समय कई दिन अंदर रहकर मजदूर बाहर आएंगे, उनके उपचार के लिए तो पहले से प्रेपरेशन की जा रही है, वो भी अपने आप में ज़रूरी है, तो ये इंतज़ाम भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। हैं इमीडिएट मेडिकल अटेंशन उनको मिल पाए उसके लिए तैयारी है। तो इतने लोग हैं वहां पे, इतनी संस्थाएं जुड़ी हैं कि हर एक प्रॉब्लम जो सामने आने की आशंका या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको सोच समझ के पहले से तैयारी वहां की जा रही है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, अतुल कारवाल साहब, महानिदेशक एनडीआरएफ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शुक्रिया। और इस बीच सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का ऑडियो क्लिप सामने आया है। महादेव नाम का मजदूर अपने मामा से फोन पर बात कर रहा है। बातचीत में उसने कहा है कि वो और उनके साथी सुरक्षित हैं। महादेव महादेव बोलो महादेव महादेव बोलो, तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो, कुहो तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा और जिस तरह से रेस्क्यू टीम काम कर रही है, कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। लगभग 100 घंटे से ज़्यादा इन 40 जिंदगियों को इस टनल में फंसे हो चुके हैं और वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है और लगातार जो यहाँ पर मशीन है, ऑगर मशीन है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो हाईली पावर मशीन है, जो अमेरिकन मशीन है, ऑगर मशीन, उसने अपना काम शुरू किया है। लगभग 6 मीटर तक उसने अपनी जो पाइप है वो फिट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 6 मीटर तक उसने खुदाई करी है, उसमें 5 मीटर का पाइप लगेगा, उसके बाद 6-6 मीटर के पाइप से उसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। लगभग समय की बात करी जाए तो 1 घंटे में वो 5 मीटर की ड्रिलिंग करती है और उसके अलावा जो दूसरा समय लगता है, यानी वेल्डिंग करना है पाइपों को, उसके बाद पूरा इंस्टॉलेशन करना है, तो वो लगभग 2 से ढाई घंटे लगता है। तो यानी जो समय है वो लंबा खींचने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मशीन धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और सबको इसी मशीन से उम्मीद है। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को 2 दिन भी लग सकते हैं और तीसरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि सेफ्टी सबसे मेजर पॉइंट है और सेफ होके ही उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की टीमें हैं, एम्बुलेंसेज है और सभी हॉस्पिटल्स, जो आसपास के हॉस्पिटलों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है ताकि वो तैयार रहें, क्योंकि पूरी रात भर और 3 शिफ्ट में जो मशीन का काम कर रहे हैं इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और लगातार वो उनका काम चल रहा है। सभी का मकसद ये है कि 100 घंटे से ज़्यादा जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना है, उनको दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन और सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। लगातार कोशिश है कि ये जल्द बाहर आए। सिकारा टंडल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका में मुलाकात हुई, वो भी 4 घंटे तक चली। सैन फ्रांसिस्को से 48 किलोमीटर दूर फिलौली स्टेट में ये मिले। जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को समझा है। कई ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसे हमें साझा नेतृत्व में हल करने की ज़रूरत है। इस दिशा में हमने वास्तविक प्रगति की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया और उन मुद्दों पर अपनी राय रखी जिसे लेकर दोनों देशों के विचार नहीं मिलते हैं। तो दुनिया के साथ भारत की नज़र भी इस बैठक पर है। तो हम बात करते हैं मार्गरेट मैक्लियोड से, प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश विभाग की। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गरेट जुड़ने के लिए। तो दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक पर दुनिया भर की नज़र है। कोल्ड वॉर की सिचुएशन ना बने या बढ़े, इसलिए ये मुलाकात और बातचीत महत्वपूर्ण थी। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम उनकी बैठक 2 ही हिस्से में बांटे, मेरे ख्याल में हम हमारे द्विपक्षीय संबंध के बारे में ज़रा बात कर सकते हैं और फिर हमारे संबंध जो पूरी दुनिया देख रहे हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर मैं हमारे द्विपक्षीय एजेंडा के बारे में बात करूं, राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति जी इस बैठक से
दुनियावी नशीली दवा का बनाना और परिवहन को रोकने के लिए तावन करने की अग्रीमेंट की। फिर उन्होंने फैसला किया कि हमारे सेना, अमेरिकी सेना और चीनी सेना के अलग-अलग सीटें, जिनमें से आला तरीन सीटें भी शामिल है, उनका बराह रास्त राब्ता दोबारा शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अमेरिकी लोग और चीनी लोग के बीच में संबंध जो है वो और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इसलिए वो शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक एक्सचेंजेस बढ़ाने के लिए फैसला किया। लेकिन हम समझते हैं कि पूरी दुनिया हमारे रिश्ता के बारे में देखते हैं, सोचते हैं। और जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुकाबला तो है, और इस मुकाबला में अमेरिका का इरादा ये है कि हमारी ताकत में निवेश करेंगे और दुनिया भर हमारे साथियों के साथ काम करेंगे। हम अब अंग्रेजी पॉलिसी मेकर से बार-बार इन्वेस्ट, अलाइन, कम्पीट सुनेंगे। और जहाँ तक मुमकिन है हम चीन के साथ ताउन करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले इज़हार किया। जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट अलाइन्ड है उस पर हम ज़रूर सहयोग करना चाहते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम राब्ता में रखते हैं, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। जी, लेकिन इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया, इसका भी असर होगा, कैसे देखें इसे? देखिए, अमेरिका और चीन अलग-अलग इश्यूज पे मुख्तलिफ दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आप हमारे स्टेटमेंट में देखें, जाहिर है कि उनकी बैठक में मानव अधिकारी की बात भी हुई। हमने हमारे फिक्र इज़हार किया कि शिनजांग, तिब्बत और हांगकांग जो हो रहा है, ये हमारे तरफ से देखे तो काफ़ी तफ्तीशनाक कार्रवाई है। और जहाँ हम चीन के साथ मुत्तफिक नहीं, हमारी राय क्लियरली उनको कहते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए इंडो चाइना एरिया जो है, पैसिफिक एरिया, बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान को लेकर क्या आम सहमति बनी? देखिए, अमेरिका का वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ये पॉलिसी दशकों से है, अनेक प्रशासनों से है, और हम पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि आज का सूरत हाल जो है वो कोई एक तरफ से नहीं बदलना चाहिए, वो तशद्दुद या हिंसा से नहीं बदलना चाहिए। हमारी पूरी उम्मीद है कि दोनों तरफ बात करके उनके अलग-अलग नुक्ते नज़र रिजॉल्व करें। जी, रिश्तों में चीन कंपटीशन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआती संबोधन में कंपटीशन का जिक्र किया और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की बात कही है। आप दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक तौर पर भी निर्भर हैं। भारत के संदर्भ में भी यही बात देखी गई है। हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा ये है कि चीन हर एक देश के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करे, और वो कशीदगी जो अभी सीमा पर हो रही है, हमारी उम्मीद है कि दोनों तरफ बातचीत करके उनका डिफरेंसेस रिजॉल्व करे। जी, दुनिया भर में गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर चिंता है। एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ मानवीय त्रासदी है। क्या ठोस निकल कर आया इस बैठक को लेकर? देखिए, ज़रूर इजराइल हमास की टकराव की बात भी हुई, और हमने चीन को कहा, जैसे हर एक क्षेत्रीय और दुनिया के देशों को कहते हैं, कि इस्राएल अपनी सुरक्षा रखने की अधिकारी है। हम वो सहायता
करता है अमेरिका, लेकिन हम ये हिंसा ना फैले, ये हिंसा ना फैले और आम नागरिकों पर हिंसा ना पहुंचाने के लिए हर एक तरफ से मेहनत देखना चाहते हैं। हम क्षेत्रीय के देशों के साथ इंसानी इमदाद फ़लस्तीनी लोगों को पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम इस मामले पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक हॉस्टेज जो है वो सुरक्षित गाज़ा से निकल सके। बिल्कुल मार्गरेट, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एक पारी समाप्त हुई है, इस पर एक क्रिकेट पर गौर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुगली में आपका स्वागत है। आपको बता दें दूसरा सेमीफाइनल मैच जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा था। पहली पारी साउथ अफ्रीका की खत्म हो चुकी है। साउथ अफ्रीका ने 212 रन बनाए हैं, जिसमें कि डेविड मिलर का शानदार शतक है, लेकिन डेविड मिलर जो है वो शतक बनाते ही आउट हो गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये बिलो पावर स्कोर है। 212 रन ही बनाए, 213 का स्कोर जो टारगेट दिया है दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को। विजय दहिया साहब हमारे साथ हैं। दहिया साहब बताएं कि आप क्या मानते हैं ये स्कोर? खैर ये स्कोर तो उतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए, फिर भी क्या इस स्कोर पे फाइट की जा सकती है कलकत्ता के पिच पे लाइट्स में? जी हाँ, फाइट करने की तो कोशिश साउथ अफ्रीका पूरा करेगी, लेकिन आपने कहा इतना स्कोर नहीं है। 24 पे 4 थे और उसके बाद यहाँ तक आ गए हैं। उस लिहाज से अगर देखेंगे तो ड्रेसिंग रूम में जब दोबारा से सारे मिलकर एक बार बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ, एक मुश्किल की स्थिति से निकल के आपने कम से कम कुछ लड़ने के लिए रन दिए हैं। और सारा दारोमदार इस बात पे रहेगा कि जो पहले 10 ओवर में उसमें किस तरीके की शुरुआत होती है। अगर वहां पर आप 2-3 विकेटें लेने में कामयाब रहते हैं और ये पिच कुछ इस तरीके की है कि स्पिनर्स पे इसके लिए मदद रहेगी, और आज साउथ अफ्रीका ने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, तो अपनी तरफ से वो पूरे दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन पहले 10 ओवर इस गेम का रुख बता देंगे कि ये गेम किस तरफ जा रहा है। विजय दहिया साहब, आप जरा इस पर बात कर सकते हैं हम कि जो साउथ अफ्रीकन टीम की मनोस्थिति है वो क्या थी इस मैच में जाने के पहले? एक चोकर का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है पहले से कि वो ये सेमीफाइनल में आके फाइनल में आके वो चोक कर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्विंटन डी कॉक 500 से ज़्यादा रन, 600 के करीब रन, उसके बाद भी जाकर के ये हालत है, और पूरी बैटिंग लाइन ऊपर की जो है उड़ गई चंद ओवरों में। देखिए, अगर हम उस चीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो टैग उनके नाम के साथ लगा हुआ है ना, और हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं कि उन मुकाबलों में वो खेले हुए हैं जहां पर वो उस सोच के साथ उतरेंगे। और वो कोशिश पूरे का पूरा ड्रेसिंग रूम या कोचिंग स्टाफ है वो ये कहने की कोशिश करेगा कि इस वर्ल्ड कप में अब तक हम कैसा खेल रहे हैं, और जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं उस टीम के खिलाफ आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी लीग स्टेजेस के मैचेस के अंदर, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जरूर जाना चाहेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे स्तर पे या इस तरीके के मैच में पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ नजर डालना चाहते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके जो सबसे सफल बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अब तक रहे हैं उनके ऊपर सबकी नजरें थी कि वो कैसा खेलते हैं। लेकिन जब स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं ना बाबा, जब वो आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या जरूरत थी इस तरीके की शॉट मारने की, लेकिन वो उसी तरीके से खेलते हुए तो उन्होंने ये सारे रन बनाए होते हैं। तो स्ट्रोक प्लेयर के साथ आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि वो जब खेलेंगे तो $1 मिलियन लगेंगे, और जब आउट होते हैं तो कई बार बहुत साधारण खिलाड़ी लगते हैं। लेकिन क्विंटन की तो आपने बात की, मिलर की बात कैसे ना करें। दूसरा ये मैच है पूरे इस टूर्नामेंट में जहां उन्होंने 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। सेमीफाइनल मुकाबला 24 पे 4 थे जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, और सिर्फ इस तरीके की दरकार करते रहे कि कोई दूसरी तरफ साथी खिलाड़ी मिल जाए। वो उनको उस तरीके से मिला नहीं, और उसकी वजह से आप देखें तो एक बड़ा स्कोर जो चाह रहे थे, और वो बड़ा स्कोर ऐसा नहीं था कि आप 300 350 से ऊपर की बात यहाँ पर करते, 300 से ऊपर की बात आप यहाँ करते, क्योंकि टॉस जीत के आपने बल्लेबाजी ली, आपको पता था कि किस तरीके की ये पिच है, क्योंकि मौसम भी तो था
अगर मौसम का जब रहता है कि वेदर की प्रॉब्लम हो सकती है तो ज्यादातर आप रनों का पीछा करना पसंद करते हैं, लेकिन पिच, और वो हमने देख भी लिया कि क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया था। जिस तरीके से जो पार्ट टाइम बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप उनकी बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, जिन्होंने बदल दिया मैच एक ही ओवर में आकर। क्लासन, अगर क्लासन रहते ना मिलर के साथ, तो ये स्कोर 270 भी हो सकता था, क्योंकि क्लासन कुछ इस तरीके के बल्लेबाज हैं और खासकर स्पिन के खिलाफ वो बहुत बढ़िया खेलते हैं। लेकिन इस तरीके का यह पिच है जहां पर स्पिन के लिए अच्छी खासी मदद मौजूद है। अगर थोड़ी बाउंस भी देखा, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल सा लगा शुरू में। अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स को जो विकेटें मिली हैं कहाँ मिली हैं, वो बाउंस की वजह से मिला। अच्छा खासा पिच से वो बाउंस और थोड़ा बहुत सीम कंडीशन भी देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के पास वो गेंदबाज नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास भी उस तरीके के गेंदबाज हैं। लेकिन जब इतना कम रन आप बोर्ड पे लगाते हैं ना, तो इस बात की दिक्कत हो जाती है कि कोई एक भी अगर अच्छी साझेदारी हो जाती है तो फिर मैच आपकी पकड़ से दूर जाने लगता है। और इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि उनको ऑस्ट्रेलिया को आउट करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर खेल जाएगी तो ये रन बन जाए। सभा भी हमारे साथ जुड़ गए। सभा, आप ये तो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइन है उसकी बात कर रहे थे विजय दहिया जी से। अब आप क्या देखते हैं, साउथ अफ्रीका को बॉलिंग में क्या विशेष करना चाहिए इस पिच पे? देखिए बाबा, एक जो पॉजिटिव साउथ अफ्रीका के साथ ये है कि चलिए उन्होंने 212 रन तो कम से कम बना लिए। जो स्थिति थी, 4 विकेट उनके गिर गए थे 24 रनों पर, और उस समय एक प्रकार से धावा बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने। वहां से कुछ हद तक वापसी की है। दूसरी बात जो बहुत अहम है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लिए, कि उनके पास 5 रेगुलर बॉलर्स हैं, और इस तरह की रणनीति भारत ने भी अपनाई है। उनके पास 3 पेस बॉलर्स हैं, रबाडा हैं, जेरार्ड कोएट्से हैं, उसके साथ साथ मार्को यानसन है, और 2 स्पिनर्स हैं उनके साथ। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलर्स हैं वो किस प्रकार की शुरुआत देते हैं। अगर पहले 10 ओवर में 2 या 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर जाते हैं और सफलता मिलती है दक्षिण अफ्रीका को, तब मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका गेम में बना रहेगा और फिर मैच जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। पर अगर शुरुआती दौर में नई गेंद के साथ विकेट नहीं गिरी तो फिर यहाँ से मैच जीतना दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। पर क्योंकि उनके पास 5 बॉलर्स हैं तो विकल्प है यहाँ पर बवूमा के पास इन सभी बॉलर्स का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ईडन का जो विकेट है वहां पर थोड़ी मदद मिल रही है स्पिनर्स को, और इसी वजह से बवूमा ने शामसी और केशव महाराज दोनों को खिलाया अपने 11 में। तो इसका मतलब पावर प्ले में ही स्पिनर के साथ आना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। अब निर्भर करता है कि पहले 3-4 ओवर किस प्रकार से घटते हैं। पर अगर अब लाइट्स के अंडर यहाँ मैच होगा, यहाँ पर अगर मदद मिल रही है पेस बॉलर्स को, तो फिर वो स्पेल हमें देखने को मिल सकता है तीनों पेस बॉलर्स से। जिस तरह से आज पैट कमिंस ने एक्सटेंडेड स्पेल करवाया जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क से, तो कुछ उस तरह की भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बवूमा अपना सकते हैं। बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है जो पहला स्पेल होगा बवूमा और मार्को यानसन का। बाबा, ड्यू फैक्टर के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे दहिया साहब। जी हाँ, चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये देखिए ना, जिस टीम ने टॉस जीता था उसी ने तो ये फैसला किया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। अगर ड्यू आती है तो फिर गेंदबाजी उन्हीं को करनी है, अगर दिक्कतें पैदा होंगी तो उन्हीं को होंगी। जब ये निर्णय लिया था तो मुझे लगता है कि बड़ा सोचा समझा सा निर्णय है उनका, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जब भी उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। रनों का पीछा करते वक्त एक जो हार भी मिली थी और एक ऐसी टीम के खिलाफ मिली थी जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत रही है, उनका ये मानना है कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। और ये सारी चीजें जरूर डिस्कस हुई होंगी कि ड्यू फैक्टर भी आएगा और किस तरीके से अगर मौसम भी आ सकता है तो वो भी आएगा, क्योंकि आज मैच में वैसे भी थोड़ा बहुत विकेट पड़ा था। तो वो सारी चीजें सोच समझ के उन्होंने ये निर्णय लिया। और हाँ, कई बार होता क्या है कि ये निर्णय बहुत बड़े साबित हो जाते हैं अगर आप जिस तरीके से सोच के चलते हैं और उतने रन आपने बोर्ड पे नहीं लगाए। तो बाबा, आपने वो ठीक कहा कि स्पिनर के बारे में, क्या जल्दी स्पिनर को ला सकते हैं। अगर आप इस ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ नजर डालेंगे तो 2 ओपनर जो आपको नजर आते हैं दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि माकरम आपको पहले 10 ओवरों के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और वो नई गेंद के साथ अगर आप देखें तो T20 क्रिकेट के अंदर भी गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की कुछ सोच अलग से रखनी पड़ेगी बवूमा को अगर इस मैच के अंदर बने रहना है। सभा भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल।
अभी तक जिस तरह से मैच घटा है, उम्मीद तो यही है कि जो भिड़ंत होगी 19 को और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ही होगी। अब यहाँ पर अनलेस के सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑस्ट्रेलिया ना कर ले, पर ये एक ऐसा टारगेट है जो ऑस्ट्रेलिया बैक करेगा अपने आप को अचीव करने के लिए। ट्रेविस हेड के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, आज उनका योगदान बहुत ही अहम रहा है। जो रिकवरी हो रही थी दक्षिण अफ्रीका की, उसको तोड़ने में ट्रेविस हेड ने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हो सकता है आज एडिन मार्करम भी कुछ उस प्रकार का काम करे जिस तरह से ट्रेविस हेड ने किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। रतिंदर सोढी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पिछले आज जब दिन शुरू हुआ था तो वो साउथ अफ्रीका को बैक कर रहे थे। सोढी साहब बताइए। देखिए बाबा, अब तो मुझे अपने लफ्ज वापस लेने होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत खराब खेल यहाँ पे खेला है। और अब ऐसा नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी उन्होंने ये रन चेस करने हैं, लेकिन लुकिंग एट द सिनारियो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया द फिनाले अब 19 तारीख को नजर आ रहा है, प्रोवाइड कि यहाँ पे कोई हिकअप हो जाए और ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स होती है वो और बात है, लेकिन आसान सा चेस नजर आ रहा है, क्योंकि जो टोटल साउथ अफ्रीका ने खड़ा किया है कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 300 रन तो बनाने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका अपने आप को कोस रही होगी कि बड़ा मौका खोया है। बाबा ये देखिए, ये सोढी को आप इजाजत नहीं दे सकते हैं। देखिए वो बैक कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, अंत तक उनको बैक करना होगा। ये बीच मझधार में अपनी टीम को छोड़ नहीं सकते, ये इनकी पुरानी आदत है। कई बार अपनी जिस टीम को बैक करते हैं बीच मझधार में छोड़ के दूसरी टीम की तरफ चले जाते हैं। तो जब तक नहीं हुआ आपको टिके रहना है अपने टीम के ऊपर। नहीं साहब भाई, एक बात तो याद है, जब से हम शो कर रहे हैं ना पिछले 9 साल से, आप मेरे पीछे पड़ जाते हो, छोड़ते नहीं हो मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि मैंने गलत टीम को बैक किया, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका ने दी है, आई थिंक दिस इज बिलो पार। आप इस टोटल से मैच नहीं जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाले, उसके लिए शुक्रिया। आप तीनों ऑफ कैमरा अब आपस में बात कर लीजिएगा। अभी इसके बाद मैं आपको तीनों को फ्री करता हूं, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। पोस्ट मैच में फिर बातें करेंगे और आने वाले 2 दिन में जो है उसमें भी बातें करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने रवाना की है इस यात्रा को। जातिगत गिनती पर जागरूकता की इसे कोशिश बताया गया है। 25 तारीख को बिजनौर में समाप्त होगी ये यात्रा। अखिलेश यादव का कहना है कि जिसको सरकार से इंसाफ नहीं मिला, ये यात्रा उनके लिए है। गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राममोहन लोहिया के सपने। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सीबीआई और ईडी को जांच के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी है। दिल्ली की विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट में शक जताया गया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपने बेटे से जुड़े लोगों को 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी जांच जरूरी है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण का काम जोरों पर है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली और उससे लगते हरियाणा के इलाकों से मानेसर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक नेशनल हाईवे 8 पर नहीं जाएगा, बल्कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के बीच दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेज दी है, ताकि वो इस मामले की जांच करें। इस रिपोर्ट में
मुख्य सचिव नरेश कुमार पर शक जताया गया है कि उन्होंने अपने बेटे से जुड़े लोगों को 850 करोड़ रुपए से ज्यादा नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश की। जो रिपोर्ट है, जो बमनोली में लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें 850 करोड़ से ज़्यादा का इन्हांस्ड कॉम्पेंसेशन देने का उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। इसीलिए जैसे ही ये मैटर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने आया तो उन्होंने तुरंत ही उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सबमिट करी गई है। उसके आधार पर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस पर ज़रूर एक्शन होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका के बामनोली गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का ये मामला है। 2018 में इसके लिए मुआवजा करीब 42 करोड़ रुपए तय हुआ, लेकिन 2023 में इसको 9 गुना बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कहने पर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मामले की जांच की। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जमीन मालिकों और मुख्य सचिव के ऐसे संबंध हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान जमीन मालिक के दामाद की कंपनी में कार्यरत है। इस जमीन अधिग्रहण से जमीन मालिकों को 897 करोड़ रुपए के विंडफॉल गेन यानी मुनाफे का अनुमान है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की तरफ से दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार ने आरोपों को खारिज किया था, लेकिन मुख्य सचिव के बेटे और जमीन मालिकों के कथित संबंधों से इनकार नहीं किया। जिस व्यक्ति की जमीन एक्वायर की गई, क्या उसकी कंपनी में इनका बेटा काम करता है? नहीं, वहाँ काम नहीं करता। कोई पूछे क्या उनके? नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। उसका कोई रिश्तेदार है। अब ऐसे तो चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो क्या हम ये मान लें कि उनका बेटा या बेटी, भाई कोई नौकरी नहीं करेगा? इस मामले में मुआवजे की रकम बढ़ाने वाला दक्षिण पश्चिम दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निलंबित हो चुका है, लेकिन आतिशी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएम की विजिलेंस जांच हुई, लेकिन मुख्य सचिव और जमीन मालिकों के संबंध की जांच जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल को भेजते हुए मुख्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश की है, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सकें। जमीन अधिग्रहण में ये कथित भ्रष्टाचार का मामला खुला कहां से? ये खुला मई के महीने में, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारका एक्सप्रेसवे के इंस्पेक्शन के लिए आए। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं, उन्होंने नितिन गडकरी से सामने ही ये शिकायत की कि अगर इस तरह से मुआवजा बढ़ाया जाएगा तो हमारा सारा पैसा तो मुआवजा देने में ही चला जाएगा, हम सड़क कैसे बनाएंगे। तो वहाँ से ये बात खुली और उसके बाद इस मामले की जांच हुई। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने ये जो आदेश था, ज़मीन का मुआवजा कई गुना बढ़ाने का जो आदेश था, इसको रद्द कर दिया है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दौड़ती भागती मुंबई बीमार है। यहाँ 27 मरीजों की मौत रोजाना दिल की बीमारी से हो रही है। ये हैरान करने वाली जानकारी आरटीआई से मिली है। आंकड़ा बीएमसी का है, पर सवाल उठाए कहीं आंकड़े छुपाए तो नहीं जा रहे, क्योंकि बीएमसी द्वारा करीब 1 महीने पहले जारी हुआ आंकड़ा बताता है कि 23,000 से ज़्यादा मौतें दिल के मरीजों की हुई हैं, यानी एक दिन में 63 मौतें। इनमें युवा मरीजों की संख्या करीब 33% बढ़ी है। 25 साल के इमरान सीने में दर्द से ऐसे बेहाल हुए कि मुंबई के लायंस क्लब अस्पताल पहुंचे। एंजियोग्राफी हुई और अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। पेशे से कारपेंटर हैं, कहते हैं सेहत ठीक थी, अचानक बिगड़ी, कारण समझ नहीं पा रहे। एकदम अचानक में दर्द शुरू हुआ था। सीने में दर्द दिया था 31 तारीख से, तो वहाँ पे फिर गाँव में था तो एडमिट हुआ था। तो फिर वहाँ से तो अभी तो कम हुआ, फिर अभी यहाँ पे आके एंजियोग्राफी करवाया। डॉक्टर ने बोले आराम करने के लिए, तेल मसाला कम खाने के लिए।
हार्ट अटैक से एक दिन में 27 मौतें मुंबई में हो रही हैं। ये बात जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी को बीएमसी से मिले आरटीआई के जवाब से सामने आई है। इसके मुताबिक साल 2022 में हार्ट अटैक से 9,998 लोगों की जान गई, यानी हर दिन करीब 27 मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी दावा करते हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कहते हैं कि मुंबई शहर करीब 25,000 मौतें सिर्फ हार्ट अटैक से सालाना देख रहा है। इनके दावे में थोड़ा दम भी दिखता है। इस आरटीआई रिप्लाई के मुताबिक 2022 में कुल 94,553 लोगों की मौत हुई है। अब ये है 30 सितंबर को सामने आया बीएमसी स्वास्थ्य विभाग का एक आंकड़ा, जो कि कहता है 2022 में मुंबई में कुल मौतों में 25% मौतें दिल की बीमारी के कारण हुई हैं। तो उस हिसाब से 94,553 मौतों का 25% हुआ 23,638 मौतें, जबकि आरटीआई कहता है 9,998 मौतें। 13,640 मौतों का आखिर क्या जवाब होगा? इस आरटीआई रिप्लाई में सबसे ज्यादा कैंसर से 10,028 मौतें दिखाई गई हैं। एमसी का सर्वे था कि उन्होंने बताया था कि हर मौत एक मौत 5 में से एक मौत हार्ट अटैक से होती है। तो ये वो हिसाब से देखने को जावे तो मेरे हिसाब से बम्बई में कम से कम साल में 25,000 लोग का हार्ट अटैक से उनकी मौतें होती है। तो आप इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं ये आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूँ जरा भी। यानी सही आंकड़ा देना चाहिए जिससे लोगों को भी मालूम पड़े और लोग जागरूक हुए। लोग जागरूक हुए इसके लिए, और इससे सही उनका कदम है तो प्रॉपर वो करना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के मरीजों में तेजी से बढ़त हुई है। हर 5 में से एक हार्ट मरीज युवा यानी कि 40 से कम उम्र का है। कई दिनों में हम देखेंगे तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स हैज इंक्रीज्ड। यंग मतलब जो 40 साल या उसके नीचे जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऑन एन एवरेज अगर बताया जाए तो हर 5 में से एक पेशेंट आज हम देख रहे हैं वो यंग पेशेंट है जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट कंप्लेंट्स, हार्ट अटैक्स और जो है मायोकार्डियल इस्केमियाज, स्टेबल एंजाइनास जो है वो गए 3-3.5 साल में जो है यंग पेशेंट्स में ज्यादा हुआ है। यंग एंड ऑफ कोर्स दोज हु आर हैविंग कोमॉर्बिडिटीज, उनमें भी द इंसिडेंस है सब्सिक्वेंटली राइज। बीएमसी का हालिया सर्वे बताता है कि 34% मुंबईकरों को हाई ब्लड प्रेशर है, 19% को डायबिटीज, करीब 46% मुंबईकर अधिक वजन, तो 12% मुंबईकर मोटापे से ग्रस्त हैं। 74% मुंबईकर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे। भागती दौड़ती मुंबई में गैर संचारी रोग जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेल होने और कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के लिए ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।